वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। तो आज जो है हम अपने यूनिट 1 के जो है 4 छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 यानी भारतीय समाज की संरचना, इसके अंदर आज जो है हम 4 छोटे टॉपिक्स जो है उनको आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वर्ग, क्लास, समाज और कम्युनिटी। ठीक है, तो आज हम ये चारों जो है छोटे छोटे से जो टॉपिक्स है इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इनको जान लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो पहला क्या है, उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है? कॉलोनियलिज्म मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल controls another group of people for economic advancements, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्रकार के लोग, जब एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों पर कंट्रोल स्थापित, अपना जो है वो नियंत्रण स्थापित करते हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट यानी कि आर्थिक फायदे के लिए, किसके लिए? आर्थिक फायदे के लिए उनका शोषण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें तो कुछ जो है कॉलोनियल पावर्स का मैं नाम आपको बताना चाहूंगी कि यानी ऐसी शक्तियां जिन्होंने उपनिवेशवाद किया, जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है? ये सब थी कॉलोनियल पावर्स, है ना। ये सब क्या थी? कॉलोनियल पावर्स, जिन्होंने विश्व के कई सारे हिस्से हैं उन पर जो है वो अपनी कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश की थी। अब वो कॉलोनीज ज्यादातर कहाँ पे थी? एशिया हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इनफैक्ट इंडिया was also one of the colony of ब्रिटिशर्स, है ना। इंडिया भी जो है वो भारत भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। कई सारे ऐसे देश थे अफ्रीका के और कई सारे ऐसे देश थे साउथ अमेरिका के जो कि कॉलोनीज हुआ करते थे इन कॉलोनियल पावर्स की। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था 1914 से 1918 तक, वो इसीलिए लड़ा गया था क्योंकि ये लोग आपस में अपनी कॉलोनीज की लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। ये लड़ रहे थे कि ये कॉलोनी मेरी, ये कॉलोनी मेरी, तो उसी के चक्कर में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था, है ना। और भारत तो जो है वो हमें पता ही है, भारत का इतिहास जो है वो पूरा के पूरा उपनिवेशवाद का ही इतिहास रहा है ना। भारत में अगर मैं बात करूं तो उपनिवेशवाद शुरू कैसे हुआ? विद द एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, है ना। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, देन डच आए, देन इंग्लिश आए एंड देन फ्रेंच आए। और इसके अंदर से जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो है वो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद जो है वो जड़ें जमा ली थी भारत के अंदर। वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो है वो हिस्ट्री है, उसके बारे में हम नहीं जो है वो इतना जानेंगे, ठीक है, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है कि जो कॉलोनियलिज्म है इसका हमें इम्पैक्ट पढ़ना है ऑन इंडियन सोसाइटी। कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो सारी चीजें जो है वो हमें एट द एंड आके जो है इसी से रिलेट करनी है। किससे रिलेट करनी? कि सोसाइटी पे जो है वो किस प्रकार का जो है वो उसका इम्पैक्ट रहा था, है ना, उसका इम्पैक्ट रहा था। तो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट जो है वो हम देखने को मिल सकता है सारे जो है फ्रंट्स पे। जैसे कि कॉलोनियलिज्म है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे भी होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी होगा। कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री को अगर उस अपना जो है वो कॉलोनी बना रही है तो उसकी सोसाइटी पे भी इफेक्ट आएगा, उसकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा, और उसकी पॉलिटिकल संरचना, जितनी भी जो भी राजतांत्रिक जो भी संरचना है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा, है ना। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है ना, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कॉलोनियलिज्म का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। सी कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी।
देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारे खान पान की जितनी भी जो हैबिट्स है उसमें बदलाव आएगा। उसके अलावा हमारे क्लोथिंग, हमारे क्लोथ्स में जो है वो चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। हमारे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो डाइटरी अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमारे जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद जो है हमारी फूड हैबिट्स भी जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। ब्रेड एंड ऑल दिस, जो ये बटर वगैरह का कंसेप्ट था कि ब्रेकफास्ट में वी शुड हैव दिस, ये बिल्कुल भी नहीं था इंडिया के अंदर। बट विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ये चीज़ जो है वो हमारी डाइटरी हैबिट्स में भी देखने को मिली। क्लोथ्स की बात करूँ तो आज जितने भी कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, है ना, जितने भी कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, दीज आर नॉट, मेजॉरिटी में जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं ज़्यादातर वो हमारे भारतीय समाज का हिस्सा नहीं थे। वी हैव बोरोड, ये चीज़ें हमने जो है वो बोरो करी है ब्रिटिशर्स से। ट्रेडिशंस कल्चर की बात करूँ तो उस टाइम पे देखो चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, है ना, तो वो चीज़ें हमने जो है वो उनसे सीखी कि ये सब जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ शिक्षा प्रणाली की, एजुकेशन की, तो एजुकेशन के अंदर इंग्लिश हमारी क्या बन गई, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है। इंग्लिश हैज बिकम आवर फर्स्ट लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ने जो है ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराई, जो अभी तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा ही होगा कि कैसे उन्होंने मोनोथिज्म को लेके आवाज़ उठाई थी कि जो है एक ही भगवान की जो है प्रार्थना करनी चाहिए, एक ही, देयर शुड बी वन गॉड ओनली। तो ये सारी जो भी चीज़ें हमारे समाज के अंदर आई, हमारे भारतीय समाज का हिस्सा बनी, ये हुआ सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद की वजह से। किसकी वजह से हुआ? उपनिवेशवाद की वजह से। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अपने अंदर चेंज करी। हमारे समाज का जो है आज ये एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है ना। जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, शर्ट पहनना, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं था। भारतीय समाज ऐसा नहीं था। ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हुई बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सोसाइटी के अंदर, उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, समाज के अंदर जो है वो इम्पैक्ट्स जो है वो उसके जरूर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर। अगला चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म की डेफिनेशन, व्हेन वी हैव a feeling of attachment and pride of our country। जब हमें अपने जो है राष्ट्र से जो है एक वी फीलिंग, एक प्राइड की, एक गौरव की फीलिंग जब आती है, तब हम उसको बोलते हैं कि इसको जो है क्या बोला जाएगा? राष्ट्रवाद, यानी इसको बोला जाएगा नेशनलिज्म। अब इंडिया के अंदर क्या था, क्योंकि जो है एक बाउंड्री जो है वो नहीं थी इंडिया की, कि परमानेंट फिक्स बाउंड्री थी कि हाँ ये जो है वो भारत का हिस्सा है। इस वजह से राष्ट्रवाद की जो है वो फीलिंग्स इतनी ज़्यादा जो है वो प्रबल नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है वो स्टार्टिंग से हमारे अंदर नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कॉमन एनिमी। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स अपनी जड़ें जमाने लगे थे और पूरा जो है वो इंडिया को उन्होंने जो है वो कैप्चर कर लिया था, और बाद में जब हमें पता चला कि हाँ हमारा एक कॉमन एनिमी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की जो भी भावनाएं हैं वो जागने लगी। कॉमन एनिमी को हराना है और हमारे देश को जो है वो स्वतंत्र बनाना है। और इसी के लिए आपने जो है वो प्रारंभिक राष्ट्रवादी यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा इतिहास में। अर्ली नेशनलिस्ट जैसे कि एमजी राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा प्रबल राष्ट्रवादी जिनका नाम आता है बाल गंगाधर
गंगाधर तिलक, और उनसे भी कई ज्यादा थोड़ा सा एक्सट्रीम पाथ जिन्होंने ले लिया था वो थे भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। तो ये क्या है, ये कुछ मैंने नाम बताए हैं आपको प्रारंभिक जो हमारे राष्ट्रवादी थे, चंद्रशेखर आजाद, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। इन्होंने जो है वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जंग लड़ी, और इनको हम जो है वो राष्ट्रवादी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा राष्ट्र जो है अबाउट आवर नेशनलिज्म। ठीक है जी। अब नेशनलिज्म के भी क्या है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। राष्ट्रवाद के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी पे। इट कुड बी इधर पॉजिटिव और इट कुड बी इधर नेगेटिव, है ना। हर चीज जो है वो बैलेंस फॉर्म में अच्छी लगती है। नेशनलिज्म अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, और हाँ कुछ एक बैलेंस्ड वे में है तो वो हेल्दी हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। हेल्दी कैसे हो सकता है, एक तो हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें एक आइडेंटिटी प्रदान करता है कि हाँ हम भारत से हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय हैं। एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है, सेंस ऑफ यूनिटी देता है। यूनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एकता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समाज में यूनिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हम सब जब फील करेंगे हाँ हम सब भारतीय हैं तो एक यूनिटी रहेगी, उससे जो है वो हमारी प्रोग्रेस अच्छे से होगी। सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ प्राइड, एक जो है वो आत्मसम्मान, एक जो है वो गौरव की भी बात होती है ना, कि हम जो है वो भारत से हैं। तो ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हो वॉर्स जितने भी हैं वो सारे एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से होते हैं। जब कभी कोई ऐसे लीडर्स आ जाते हैं जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को इन्वोक कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा लेवल का नेशनलिज्म इन्वोक कर देते हैं, तो उसकी वजह से वॉर्स भी हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर टू इसका एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म में चले जाते हो आप, जब एकदम हद पार वाला राष्ट्रवाद जब निभाने लग जाते हो तो उसकी वजह से युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा रोहिंग्याज इन म्यांमार, है ना। म्यांमार के लोग बोलते हैं रोहिंग्या हमारे नहीं है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो एथनिक क्लेंजिंग उन्होंने शुरू कर दी, यानी कि उनको वहां से निकालना, मारना जो है वो शुरू कर दिया। तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी होता है यहाँ पे क्लियर। बढ़ते हैं अगले हमारे आज के थर्ड जो है वो टॉपिक पे, क्लास यानी कि वर्ग। क्लास क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। अब यहाँ पे हम लोग है ना, वो क्लास का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें जो है वो इसको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। क्लास या फिर वर्ग जो है वो क्या होता है, व्हेन पीपल आर classified on the basis of their socio-economic background, on the basis of their socio-economic background, है ना। जब हम लोगों को सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, है ना, लोगों को उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उनकी जो है वो सोशल स्टेटस और उनका इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि उनका सामाजिक और उनका आर्थिक जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको जब क्लासिफाई करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि ये क्लास में उनको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे कि इनकम लेवल, उनका इनकम उनकी इनकम जो है वो कितनी है ना, उनकी अर्निंग्स कितनी है। इसके अलावा हम जो है उनका ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनका जो है वो ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल भी हो सकता है, और वेल्थ यानी संपदा। इसके अलावा जो है उनका एजुकेशन, उनकी शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग अगर हम उनको क्लासिफाई
कर दे तो हम क्या करेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में विभाजित कर देते हैं। अब पता है आपको कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने तो सिर्फ बताया था कि देखो समाज के अंदर 2 क्लास ही होती है, इन दिस सोसाइटी ओनली 2 क्लासेस एग्जिस्ट। फिर धीरे धीरे दो क्लासेस ही बताई थी कि समाज सिर्फ 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक तो जो है वो ऊपर और एक जो है वो सबसे नीचे, बीच का कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन आएगा, जब सोशल रेवोल्यूशन आएगा, तब समाज 3 हिस्सों में बट जाएगा, जैसे कि ये देखो, अगर अभी की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू अ क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन समाज जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, 3 क्लासेस। सबसे ऊपर हो गई अपर क्लास, देन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, 3 वर्गों में विभाजित है, अपर, मिडिल एंड लोअर। इनकम लेवल की बात करूं तो जो जिनके पास सबसे ज्यादा धन संपदा है तो वो किस में आ जाएंगे, अपर क्लास में। जिनके पास ना कम ना ज्यादा तो वो मिडिल क्लास में, और जिनके पास बिल्कुल ही धन संपदा नहीं है वो आ जाएंगे लोअर क्लास में। तो इस प्रकार जो है वो समाज में वर्गीकरण कर रखा है लोगों का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। व्हाट डू वी कॉल, वी विल कॉल इट एज अ क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये बेसिक डिवीजन है। अब क्या होता है, हर एक जो भी सोशियोलॉजिकल थिंकर है ना, वो क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देगा। अब जैसे कार्ल मार्क्स है, उन्होंने 2 में ही किया, उसकी तरह उनके अलावा वेबर है, उन्होंने 3 में किया। ये वेबर ने इसी प्रकार जो है वो क्लासिफाई किया था। तो हर एक सोशल थिंकर जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकता है, लेकिन ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपना जो है आज का लास्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी, और समाज। समाज जो है वो किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वी फीलिंग और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसा एक जो है वर्ग, ऐसे लोगों का एक समूह जिनको जो है वो वी फीलिंग हो, है ना, एक जो है वो अपने अंदर जो एक हम मतलब एक जो है वी फीलिंग हो, एक समान प्रकार की जो है उनमें विशेषताएं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समाज। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके भी बेसिस क्या हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया, यानी समाज जो धर्म, रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है, उसके अलावा ऑक्यूपेशन हो सकता है, उसके अलावा कास्ट हो सकती है, और भी बहुत सारे, इनकम भी हो सकती है। बहुत हम जो है समाज को ऐसे वर्गों में इन बेसिस पे समाज को कई वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए रिलीजन यानी धर्म, है ना। अब जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो सब खुद को क्या बोलेंगे, हम हिंदू संप्रदाय से, मुस्लिम संप्रदाय, देन सिख संप्रदाय और क्रिश्चियन संप्रदाय। तो ऐसे जो है वो अलग अलग समाज को विभाजित किया जाता है संप्रदायों में। तो वो भी एक समाज का, वो भी छोटे छोटे जो है वो समाज का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, नाउ रीजन यानी कि क्षेत्र के आधार पर भी हम लोगों को विभाजित कर सकते हैं समाज के अंदर। क्षेत्र यानी हम भारतीय समाज का हिस्सा है ना, कोई नेपाल समाज का हिस्सा हो सकता है, कोई भूटान समाज का हिस्सा हो सकता है, श्रीलंका समाज। तो ऐसे हम रीजन के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। देन ऑक्यूपेशन, अब मान लीजिए जो सुनार है वो खुद को बोलेंगे हम सुनार समाज से हैं, जो सोने का काम करते हैं, जो लोहार है जो लोहे का काम करते हैं तो वो लोहार समाज से हो गए। तो इस प्रकार ऑक्यूपेशन के बेसिस पे यानी कि उनके कार्यों के बेसिस पे भी हम लोग उनको विभाजित कर सकते हैं। कास्ट जाति, है ना, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, तो ऐसे हो सकता है। इनकम में भी हो सकता है कि हम जो है वो रिच क्लास
रिच कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी, मिडिल क्लास कम्युनिटी। तो ऐसे करके हम लोग जो है लोगों को कई सारे समाज में जो है वो कई सारे कम्युनिटी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिस जो है वो कुछ भी हो सकता है, आधार विभाजन करने का जो आधार है वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो जब एक समाज में उनकी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, लोगों के अंदर सिमिलर समान विशेषताएं आ जाती है और एक वी फीलिंग आ जाती है, तो वो खुद को एक समाज का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो जो हम सोशियोलॉजी में हम जो कम्युनिटी पढ़ते हैं वो इसके ये इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है हम डिफरेंट बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के जो हमारे चारों टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।